स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के फेडरल बोर्ड के 2019 का ये पेपर है। इसका सब्जेक्टिव पेपर हमारे पास है। इसमें से हम सेक्शन बी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसका सेक्शन सी अटेम्प्ट करेंगे। ये देखिए, ये सेक्शन बी के एंड पे, जहाँ सेक्शन बी एंड होता है उसके बाद सेक्शन सी मौजूद होता है। ये 20 मार्क्स का है। इसमें से नोट ये इसमें इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं और इनके पार्ट्स भी हैं, और इन तीनों क्वेश्चंस के जो है वो 10-10 मार्क्स ईच हैं। इसमें से 2 क्वेश्चंस करने हैं। तो पेपर में आपने 2 क्वेश्चंस करने जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम तीनों क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 है, पार्ट ए में कहा जा रहा है, अ मॉलिक्यूल हैज 2 नाइट्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। इफ द सिंबल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ये एंड ये रिस्पेक्टिवली, देन राइट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड डिटरमिन इट्स मोलर मास। तो इस क्वेश्चन में बताया है कि कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका नाम नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। वो उसके 2 नाइट्रोजन है उसमें और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और उस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सिंबल हमें मालूम है, इन्होंने यहाँ दे भी दिए हैं क्वेश्चन में, और कहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखें और साथ में इसका मोलर मास भी डिटरमिन करें। तो इसके लिए आ गए हम अपनी आंसर शीट पे। यहाँ पहले हमने मेंशन किया कि ये सेक्शन सी हम अटेम्प्ट करने लगे हैं, इसलिए सेक्शन सी लिखा, क्वेश्चन नंबर लिखा, करेक्ट क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन पेपर पे दिया हुआ था, और हमने साथ में उसका पार्ट ए हम सॉल्व करें, ए लिखा। और क्वेश्चन आप लिखना चाहें यहाँ पर स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट, तो आप अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख दें, हमने यहाँ पर मैंशन कर दिए। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हम इसको एक न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करेंगे। हमने पहले लिखा कि गिवन क्या है कि मॉलिक्यूल के 2 नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। फिर हमने इसको सोल्यूशन में क्या दिया यहाँ पे कि हमने कहा कि अगर 2 नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है तो ये N2H4 इसका मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बनेगा। एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो हमने बताया कि सिंपल होल नंबर रेशियो होता है, इस वजह से हमने जो है यहाँ पर क्या लिखा, हमने लिखा इसका कि एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल होल नंबर एटॉमिक रेशियो होती है, इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला इसका बन जाएगा NH2। और उसके बाद फिर मोलर मास फाइंड किया हमने किसका, ओरिजिनल मॉलिक्यूलर फार्मूला का, N2H4 का, एम्पिरिकल फार्मूला का नहीं करना। तो यहाँ पर हमने लिखा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर इसकी वैल्यूज प्लेस की हैं और हमने आंसर निकाल लिया। और फिर हमने जो है वो रिजल्ट में यहाँ पर हमने लिख दिया जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी। देखें जो क्वेश्चन में चीज़ें रिक्वायर्ड थी, क्या क्या रिक्वायर्ड था, एम्पिरिकल फार्मूला और डिटरमिनेट्स मोलर मास। तो हमने जो रिजल्ट है इसमें ये दोनों चीज़ें लिखी हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल इज NH2 और इट्स मोलर मास इज 32 ग्राम्स पर मोल। अब हम दोबारा अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ आ गए। इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में वो कह रहे हैं, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक साइज, आल्सो राइट देयर ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। इसमें हम क्या करेंगे, पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करेंगे, फिर एटॉमिक साइज को डिफाइन करेंगे, और साथ में फिर हम क्या करेंगे, इनके ट्रेंड्स बताएंगे, यानी कि अक्रॉस द पीरियड भी बताएंगे, यानी कि किसी एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं या एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएं तो हमारे पास क्या ट्रेंड आ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का और एटॉमिक साइज का। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बी पार्ट की हेडिंग दे दी है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद ही, जिस तरह पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सॉल्व किया था। अब इसी के नीचे हम जो है वो बी पार्ट इसके सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, और हमने यहाँ बी पार्ट की हेडिंग दी, फिर हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख दिया, और साथ में हम लिखेंगे पहली हेडिंग हमारी क्या आएगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर इसकी डेफिनेशन देंगे, हमने डेफिनेशन की भी हेडिंग दे दी। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन बता दी कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी आइसोलेटेड गैशियस एटम का, उसके वैलेंस शेल में से मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को किक आउट करने के लिए या रिमूव करने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये हमने डेफिनेशन दे दी। फिर हमने एग्जाम्पल इसकी एक दे दी, यहाँ पर हमने सोडियम की एग्जाम्पल दे दी है। आपने तमाम मेजर जो कंसेप्ट्स हैं, मेन कंसेप्ट्स हैं, बल्कि तमाम कंसेप्ट्स अपनी बुक के उनकी डेफिनेशन भी याद रखनी है और एक एग्जाम्पल भी ज़रूर याद रखनी है। तो जो भी आपको एग्जाम्पल याद होगी, आपने याद की होगी, वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर इन्होंने एटॉमिक साइज की मांगी थी, हम यहाँ पे एटॉमिक साइज पे आ जाएंगे, फिर हम इसके नीचे एटॉमिक साइज के बारे में लिखेंगे। हमने एटॉमिक साइज की हेडिंग दी, डेफिनेशन की हेडिंग दी, और हमने पहले ये बताया कि एटम बहुत स्मॉल होता है, इसकी कोई डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती, कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं होती, तो इसलिए इसके साइज को मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। फिर हमने एटॉमिक रेडियस की यहाँ डेफिनेशन दे दी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम्स इज रेफर्ड टू एज
एटॉमिक रेडियस, यानी कि जो दो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनके जो उनका हाफ जो डिस्टेंस होता है ना, उनके न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, उसको हम जो है वो उसको उसका हाफ जो होता है उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। और यहाँ पे साथ में हमने एग्जांपल दे दी कि अगर दो कार्बन के एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं तो उनकी न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसका हम हाफ करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आएगा, कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस। इस क्वेश्चन की अगली डिमांड ये थी कि इसमें ट्रेंड देना है आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज का। तो पहले हमने ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल की हेडिंग दी, हमने लिखा ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विद इन अ ग्रुप। तो इसमें हमने बताया कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो डिक्रीज करती जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। किस वजह से, क्योंकि हमारे पास जो है वो नीचे ऊपर से नीचे जाते हुए, टॉप टू बॉटम जाते हुए एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल्स होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं, जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उनके ऊपर रिड्यूस हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। साथ में यहाँ पर आप एग्जांपल देते हैं कि किसी एक ग्रुप की यहाँ पर एग्जांपल दे देंगे। फिर आ जाएगा ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस अ पीरियड, क्योंकि अगर हम विद इन अ ग्रुप बताएंगे तो अक्रॉस अ पीरियड भी बताएंगे। इसमें हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट साइड पे जाते हुए हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज करती है। और वो किस लिए करती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी एक शेल के अंदर ऐड हो रहे होते हैं और न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर रही होती है। साथ में हम यहाँ पर एग्जाम्पल दे देंगे। बिल्कुल इसी तरह आप ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज इन पीरियोडिक टेबल इसकी हेडिंग देंगे, फिर ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज विद इन अ ग्रुप। इसमें बताएंगे कि एटॉमिक साइज जो होता है या एटॉमिक रेडियस जो होता है टॉप टू बॉटम जाते हुए इंक्रीज करता है। इसकी यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं किसी एक ग्रुप की। उसके बाद आप ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड लिखेंगे और इसमें भी आप बताएंगे कि लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज जो होता है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसकी भी एग्जाम्पल दे देंगे और ये जो ट्रेंड बताएंगे इसमें आप साथ के साथ रीजन भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इसके ए पार्ट में वो कह रहे हैं डिफाइन ऑक्टेट रूल, यूजिंग दिस रूल शो द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल विद डॉट एंड क्रॉस मॉडल। पहले ऑक्टेट रूल को डिफाइन करना है और इस रूल को यूज करते हुए हमने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को डॉट एंड क्रॉस मॉडल से शो करना है। इसके लिए हम अपनी आंसर शीट पे दोबारा आएंगे और हम अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए के जो है यहाँ पे हेडिंग देंगे और हम जो है वो इसको यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम हेडिंग देंगे पहले ऑक्टेट रूल की। इसको डिफाइन करेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ये रूल होता है जो एलिमेंट जिसकी वजह से एलिमेंट्स जो है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ताकि नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर सकें और स्टेबिलिटी अचीव कर सकें। अब कुछ भी हम डिफाइन करेंगे तो उसकी एग्जांपल भी देंगे और यहाँ पे हमने एग्जांपल दिए सोडियम क्लोराइड की कि सोडियम एटम लूज करते इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एटम गेन करते इलेक्ट्रॉन, ताकि स्टेबल हो जाएं और अपने ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकें और जो है वो सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। नीचे आ जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को शो करनी है तो हम उसकी हेडिंग देंगे। तो और यहाँ पर हमने जो है वो इसकी हेडिंग दी और साथ में हमने यहाँ पर कार्बन का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन का। ऑक्सीजन गैस का जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है इसका हमने डॉट स्ट्रक्चर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने डॉट एंड क्रॉस मॉडल से यहाँ पर फॉर्मेशन शो कर दी, इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो इसको शो कर दिया। इसके बी पार्ट में वो कह रहे हैं डिफाइन बॉयल्स लॉ। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ इथेन गैसेस ये एट इज ये प्रेशर when its pressure is reduced to 1.05 atmosphere, its volume becomes ये। Explain this change using Boyle's law। तो हम अपनी आंसर शीट पे पार्ट बी की हेडिंग देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल्स लॉ को डिफाइन करेंगे। तो बॉयल्स लॉ की हेडिंग दी, इसकी स्टेटमेंट देंगे कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी गिवन मास ऑफ अ गैस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, जबकि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो। अब अगर हम ये लॉ बताएंगे जिस तरह की हमने बात की इसमें कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ अ गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, तो इसको हम फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखेंगे, क्योंकि आगे हमें जो है वो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है चेंज यूजिंग बॉयल्स लॉ। इस वजह से इट्स बेटर कि हम यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा कि वी वॉल्यूम होता है, पी प्रेशर होता है ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस। तो वो अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मास प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। तो हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। हमने यहाँ पर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर लिया और साथ में सारा कुछ मेंशन किया कि के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और एट द एंड हमारे पास आ जाता है P1 V1 इज इक्वल टू के।
P2V2 इज इक्वल टू के, और के जो है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर हमने लिखा कि हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट क्या, वो कह रहे हैं कि कहते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम एक दिया हुआ है जिसको हमने V1 कहा, इथेन गैस का एक इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है इसको P1 कहा, फिर फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है इसको V2 कहा, और फाइनल प्रेशर जो है इथेन गैस का उसको P2 कहा। इसकी हमने यहाँ पे वैल्यूज लिखी। फिर हमने कहा कि इसको चेंज को हमने बॉयज़ लॉ से जस्टिफाई करना है। तो बॉयज़ लॉ से जस्टिफाई करने के लिए क्या हम तरीका अपनाएंगे कि हम जो ये P1 V1 इज इक्वल टू के है और P2 V2 इज इक्वल टू के, इसमें हम वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। हमने क्या किया, P1 V1 में P1 और V1 की वैल्यूज़ डाली, एक हमारे पास सर्टेन वैल्यू आ गई। फिर हमने P2 V2 की की जो है वैल्यूज़ प्लेस की, तो वही एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। इसका मतलब है के जो है ये जस्टिफाई हो गया कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि एक कांस्टेंट टर्म आ रही है। तो हम यहाँ पर जो है फिर मेंशन करेंगे, ये बात हम यहाँ पे बताएंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, यानी कि जो डाटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा जब प्रेशर ऑफ इथेन गैस को हमने क्या किया, रिड्यूस किया, तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। और ये बिहेवियर जो है वो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग है, जैसा कि हमने इसको यहाँ पर प्रूव करके देख लिया। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसके ए पार्ट में कह रहे हैं डिफाइन सॉल्युबिलिटी, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स एंड गैसेस। यानी कि पहले सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे, फिर टेम्परेचर का इफेक्ट बताएंगे कि वो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स की और गैसेस पे क्या होता है। इसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए की हेडिंग दी और हमने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन लिखा। इसके बाद हमें पता है पहले हमें डिफाइन करने सॉल्युबिलिटी को, हमने सॉल्युबिलिटी की हेडिंग दी, हमने डेफिनेशन की हेडिंग दी, और हमने उसके बाद सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ दी कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट जो होते हैं कि एक सोल्यूट के अंदर के कितने अमाउंट जो है वो डिजॉल्व करते हैं हम किसी खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, या जिस तरह यहाँ पर हम कह रहे हैं इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ताकि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना सकें किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ कोई भी एक कंपाउंड जो है वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि जब भी हम डेफिनेशन देंगे तो एग्जाम्पल लाजमी देंगे। इस क्वेश्चन की अगली डिमांड है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताना है ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स और गैसेस। तो पहले हम बताएंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में तीन तरह के केसेस आ जाते हैं। पहले केस में क्या होता है, कुछ आयनिक सॉलिड्स ऐसे होते हैं जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, जब उनको पानी में ऐड करते हैं तो उनकी जो डिसोल्यूशन होती है वो उसके लिए हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। जब ऐसे जो होते हैं उनकी डिसोल्यूशन, ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स, उनकी डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक होती है, यानी हीट एब्जॉर्ब होगी तो हम इसको एंडोथर्मिक कहेंगे। तो ऐसे केसेस में जो है सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इंक्रीज करती है। दूसरा केस होता है कुछ आयनिक सॉलिड्स ऐसे होते हैं जैसे कि लिथियम सल्फेट या सीजियम सल्फेट, इनका क्या होता है, सीरियम सल्फेट, इनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, इनको डिसॉल्व करने से जो टेस्ट ट्यूब होती है जिसमें हम डिसॉल्व करेंगे, जो भी कंटेनर में डिसॉल्व करेंगे वो गर्म हो जाएगा। और क्यों होता है, क्योंकि हीट रिलीज होती है। ऐसे जो सोल्यूशन होते हैं उनके, ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं इनकी डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और हम देखते हैं कि ऐसे आयनिक सॉलिड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। फिर एक केस आ जाता है कि कुछ आयनिक सॉलिड्स होते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो खाने में का नमक होता है, जब इसको पानी में शामिल करते हैं तो ना टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ना ज़्यादा डिक्रीज करता है, ना इतना ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो तकरीबन सेम ही रहता है। तो हम कहते हैं इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होती है, यानी कि टेम्परेचर का मिनिमम इफेक्ट होता है इस थर्ड केस में। और उसके बाद फिर हम जो है वो उसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आएंगे कि इफेक्ट इसकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी बताना है। तो इसमें हम बताएंगे कि जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो भी गैस डिजॉल्व हुई भी होगी किसी सॉल्वेंट में तो क्या होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। फिर क्या होता है, वो तेजी तेजी हरकत करते हैं जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टकरा टकरा के सोल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं। और इसका मतलब तो ये हुआ कि सॉल्युबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है। क्वेश्चन 5 के लास्ट पार्ट की तरफ यानी बी पार्ट की तरफ आएंगे। ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर यूजिंग अ सेल डायग्राम। सेल डायग्राम को यूज करते हुए हमने कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को एक्सप्लेन करना है।
इसके लिए हम आ गए अपनी आंसर शीट पे और हमने बी पार्ट की हेडिंग दी। फिर हमने हेडिंग दी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इसमें हमने क्या बताया कि इम्प्योर जो कॉपर होती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के ज़रिए उसको प्योरीफाई कर सकते हैं और उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ होता है। इसके लिए साथ में हमने सेल डायग्राम लाजमी बनानी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ये हमने नीचे ड्रॉ की हुई है, आप चाहें तो साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं और साथ साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर नीचे ड्रॉ कर दी, विद लेबलिंग होनी चाहिए, सारी लेबलिंग होनी चाहिए और साथ में जो है वो आप नीचे कैप्शन भी देंगे। और फिर इसमें आपने सारा एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि एक्सप्लेन करने को कहा है ना, तो इसलिए एक्सप्लेन करना है कि हमने क्या करनी है कि इम्प्योर कॉपर जो है वो एज एनोड यूज़ करनी है और जो प्योर कॉपर प्लेट है उसको एज कैथोड यूज़ करना है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा। ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पे होगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो इम्प्योर कॉपर रॉड है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड को देगी और जो है वो क्या होगा, खुद जो है वो कॉपर आयंस जाएंगे। साथ इक्वेशंस भी आप बताएंगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, एनोड पे कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है, कैथोड पे किस तरह हो रही है। और फिर हम बताएंगे रिडक्शन जो है वो कैथोड पे हो रही है, जिस पे कॉपर आयंस जो हैं जो सोल्यूशन के थे वो क्या करते हैं, कैथोड पे आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे ऑन कैथोड एज प्योर कॉपर। इस तरह से जो ये एनोड है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह हमने कहा इम्प्योर कॉपर इज़ ईटन अवे, और हम जो है देख रहे हैं कि कॉपर, प्योर कॉपर जो है वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमने सारा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को एक्सप्लेन कर दिया और ये हमने सारा लिखना है। और इस तरह हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री के फेडरल बोर्ड के 2019 का जो पेपर है इसके सेक्शन सी को भी सॉल्व कर लिया।